नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय शिक्षा कोचिंग 9th बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की हिंदी का जो काव्य बोध है उसका अध्याय 1 करेंगे, जिसका नाम है काव्य के भेद और परिभाषाएं। ठीक है, तो बच्चों, इस वीडियो में हम काव्य के भेदों और उसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ से कक्षा 9th की जो बोर्ड परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, इसमें 2 नंबर का या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ करके चलिए, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, चलिए, तो बिना देरी किए अपन इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है काव्य के भेद और परिभाषाएं। काव्य बोध में से लिया गया ये टॉपिक है, हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, काव्य के भेद। काव्य के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहले मैंने इसका एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम से आप पूरे पाठ का, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का सार समझ लीजिए। इसके बाद में एक एक करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, काव्य के भेद। काव्य के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। अब आगे अपन इनको विस्तार से समझेंगे कि श्रव्य काव्य क्या होता है, दृश्य काव्य क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो पहला होता है, काव्य के 2 भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य फिर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है श्रव्य काव्य? तो श्रव्य काव्य मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रबंध काव्य और एक होता है मुक्तक काव्य। ठीक है, एक होता है प्रबंध काव्य और एक होता है मुक्तक काव्य। ठीक है, फिर भैया प्रबंध काव्य भी नहीं माना, तो प्रबंध काव्य कहता है मैं भी 3 प्रकार का होऊंगा। तो प्रबंध काव्य मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है प्रबंध काव्य? चलिए, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत काव्य। ठीक है, तो प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य के भेद और प्रकार एक ही होते हैं। ठीक है, तो प्रबंध काव्य के जो कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, एक महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत काव्य। ठीक है, और मुक्तक काव्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है पाठ्य मुक्तक और एक होता है गेय मुक्तक। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा ये डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले अपन श्रव्य काव्य पढ़ेंगे, फिर दृश्य काव्य पढ़ेंगे, फिर प्रबंध काव्य पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में प्रबंध काव्य के भेद पढ़ेंगे, यानी महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीत काव्य। इसके बाद में मुक्तक काव्य और मुक्तक काव्य के भेद पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक सब बहुत अच्छी तरीके से आप सुनेंगे और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको 2 नंबर दिलाकर ही जाएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना। चलिए, अब हम काव्य की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे क्या काव्य की परिभाषा। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है, इसके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम काव्यम वाक्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है कि रसयुक्त वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें रस रस हो। काव्य का, काव्यम भी लिखा है ना, तो ऐसा काव्य का ऐसा वाक्य जिसमें रस हो। रस का मतलब है ये होता है कि ऐसा वाक्य जिसको, ऐसा काव्य जिसके वाक्यों को पढ़ने में हमको आनंद की अनुभूति होती हो, रस मिलता हो, खुशी मिलती हो, उसे अपन क्या कहेंगे? रसात्मकम वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा वाक्य, ऐसा काव्य जिसको पढ़ने में हमको आनंद की अनुभूति होती है, उसे अपन काव्य कहते हैं। तो
आचार्य विश्वनाथ ने क्या परिभाषा दी है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। यानी रस से युक्त, रस से भरा हुआ वाक्य ही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। ठीक है, काव्य के दो भेद होते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया ही है। कौन कौन से? पहला होता है श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य क्या कहलाता है? श्रव्य काव्य किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। श्रव्य काव्य किसे कहते हैं? ऐसे काव्य जिनका आनंद हम, देखिए मैं आगे से बढ़ाता हूँ आपको, यहाँ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको साफ सुथरा दिखे बिल्कुल। वैसे मैंने लिखा तो साफ सुथरा है, आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, तभी आपके नंबर बहुत अच्छे से अच्छे आ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 9th और 10th का रिजल्ट और परीक्षा आपके अंकों के लिए बहुत मायने रखती है, आपकी राइटिंग के लिए। इसलिए राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करें कीजिएगा कि अपनी राइटिंग को हर रोज़ सुधारने का प्रयास करें। ठीक है, तो ऐसे काव्य जिनका आनंद हम कानों से सुनकर प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? ऐसे काव्य, काव्य मतलब कविताएं, जिनका आनंद हम अपने कानों से सुनकर प्राप्त करते हैं, उन्हें हम श्रव्य काव्य कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी काव्य रचना को केवल और केवल सुन करके उससे आनंद प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य नाम ही से प्रसिद्ध है कि सुन करके जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य को रंगमंच पर अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई स्टेज लगी हो या कोई रंगमंच लगा हो तो वहाँ हम इसको दिखा नहीं सकते। ठीक है, अभिव्यक्त का मतलब होता है हम इसे दिखा नहीं सकते, केवल और केवल हम किसी कविता या रचना को सुनकर ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य कहते हैं। चलिए दोबारा समझ लीजिए, ऐसे काव्य जिनका आनंद हम कानों से सुनकर प्राप्त करते हैं उन्हें हम श्रव्य काव्य कहते हैं। ठीक है, श्रव्य काव्य को रंगमंच पर अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कविता, कहानी, उपन्यास। देखिए, जब आपकी दादी नानी आपको कोई कविता सुनाती हैं तो आप केवल उसको सुनते हैं, ना कि देखते हैं। ठीक है, कहानी, जब आप कोई कहानी को पढ़ते हैं तो आपको आनंद भी मिलता है, लेकिन आप उसको सुनते हैं केवल। जब कोई सुनाता है आपको तो सुनते हैं, या स्वयं भी पढ़ करके सुनते हैं, तो सुन करके जो आनंद की अनुभूति होती है उसे अपन क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य कहते हैं। ठीक है, उपन्यास, ये सारे इसी के उदाहरण हैं, इनको ध्यान में रखना। चलिए अब अपन दृश्य काव्य की ओर बढ़ जाते हैं कि दृश्य काव्य क्या होता है, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये है बच्चों आपका दृश्य काव्य। यानी दृश्य काव्य किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसे काव्य जिनका आनंद हम सुनकर एवं देखकर लेते हैं। देखिए, ऐसे काव्य, कैसे काव्य? जिनका आनंद हम सुनकर भी लेते हैं और देखकर लेते हैं, उन्हें हम दृश्य काव्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? दृश्य काव्य। दृश्य काव्य का मतलब सीधा सा यही है कि जब हम किसी काव्य का आनंद देखकर और सुनकर लेते हैं तो उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको भी लिख सकते हैं। तो क्या बनेगी परिभाषा? इसका अर्थ, इसकी लैंग्वेज, ऐसे काव्य जिनका आनंद हम सुनकर एवं देख कर लेते हैं उन्हें हम दृश्य काव्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के काव्यों को रंगमंच पर दिखाया जा सकता है। देखिए, इनको हम रंगमंच पर आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कर सकते हैं? रंगमंच पर आसानी से दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार के काव्यों को रंगमंच पर दिखाया जा सकता है। ठीक है, स्टेज लगी हो जहाँ
तो वहाँ पर हम इनको आसानी से दिखा सकते हैं। उदाहरण इनके क्या हैं बच्चों, तो इनके उदाहरणों में नाटक आ जाता है। जब अपन कोई नाटक को देखते हैं तो उसमें कोई नाटक करता है तो उसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है, तो नाटक आ जाएगा। एकांकी आ जाएगा। एकांकी नाटक का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। नाटक अपने आप में एक बड़ा होता है, लेकिन नाटक का एक छोटा सा हिस्सा एकांकी होता है। जब हम एकांकी को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आदि इसके उदाहरण हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको बच्चों करना क्या है, इसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ से हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ और भी शेष है, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से 3 से 4 बार इसे रिवाइज कीजिए। जहाँ जहाँ समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देखिए और फिर समझिए। 2-4 बार ऐसा करने से आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी, और जब एक बार समझ में आ गई तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका भाई आपके साथ है। मैं आपको यहाँ पर आपके ब्लू प्रिंट में जो जो भी दिया है उन सारी चीज़ों को टॉपिक वाइज कराऊंगा। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और एक एक चीज़ समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है बच्चों। इतना काम आपको करना है। और बच्चों मेरे लिखने में इसको बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि हमको एक अलग से मोटिवेशन मिलता है कि हमसे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। हमें कुछ गलतियां होंगी तो वो भी हम उनमें सुधार करेंगे, इसलिए कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताया करो, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसी के साथ हम आज आज की क्लास को, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आपको इसको 3 से 4 बार अच्छे से प्रयास करना है, लिखना है, समझना है, और 2 से 3 बार लिख करके देखना है, याद करना है, ठीक है। और प्रयास करना है, क्योंकि करते करते ही आप सीखोगे। जब तक इनका अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। आइए, इसी के साथ अब हम कल फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।